नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद में सुरक्षा में सेंध पर सांसदों का हंगामा, 78 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने 770 करोड़ के एमओयू, पर्यटन होगा विकसित। यूजीसी ने वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी को दी बड़ी जिम्मेदारी, मातृभाषा में तैयार होगी पाठ्य पुस्तक। संसद में सुरक्षा चूक के चलते लगातार विपक्षी दल के सांसद हंगामा कर रहे हैं, जिन पर आज कार्यवाही करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन आज 18 दिसंबर को दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआई के 2, डीएमके और सीपीआई के 1-1 सांसद थे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। शीतकालीन सत्र से अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें भाजपा और उसके सहयोगी दलों के 105, इंडिया के 64 और अन्य 76 हैं। इनमें से विपक्ष के 46 सांसद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है। इसमें एनडीए के 229, इंडिया के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। गुजरात के नर्मदा जिला के एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में गुजरात को साहसिक पर्यटन क्षेत्र में अग्रसर बनाने के लिए प्रवासन निगम द्वारा 770 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में गुजरात प्रवासन निगम और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम में आयोजित 15वीं वार्षिक सभा में प्रवासन, वन और पर्यावरण मंत्री मुट्ठूभाई बेरा की उपस्थिति में राज्य के प्रवासन क्षेत्र में विकास के लिए 770 करोड़ के कुल 10 एमओयू साइन किए गए। जिला में इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 स्टार रिजॉर्ट, कॉन्फ्रेंस एरिया जैसे नए आयामों के निर्माण से आदिवासियों को रोजगार मिलेगा। गांधीनगर में 400 करोड़ के खर्चे से मनोरंजन जोन और कल्चर थीम पार्क के निर्माण से 1100 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वहीं गिर सोमनाथ प्रवचन धाम में फिल्मों की शूटिंग के लिए 100 करोड़ का खर्च किया जाएगा, जिसके चलते 2000 से अधिक लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। वहीं कच्छ पर्यटन स्थल में फिल्म की शूटिंग के लिए 125 करोड़ के खर्च किए गए हैं। इसके चलते लगभग 500 नागरिकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। गुजरात में खूब सारा जे टूरिस्ट स्थलों है, प्रवासन स्थलों है, ये प्रवासन स्थलों में आ बधा प्रकारनी जे आज एमओयू थया छे अने अलग अलग स्थलों पर अहीं अलग अलग प्रकारना एडवेंचर नो व्यवसाय माटे आ अलग जे स्थलों है मैं पहले जईने આવ્યા છે, પછી આ કાર્યક્રમમાં આવ્યા છે। એટલે ઘણા બધા રાજ્યમાંથી જે આ પ્રકારના એડવેન્ચર ટુરિસ્ટ માટેનું જે કામ કરે છે એને આપણા ગુજરાતના અલગ અલગ સ્થળો ઉપર એ પોતે આવશે અને એના કારણે ત્યાં જે આવેલા પ્રવાસીઓ છે એને આ બધી જ પ્રકારની રાઇડ્સ છે એ ત્યાં એની સુવિધા મળશે અને એના કારણે આવનારા દિવસોમાં પ્રવાસીઓની હજુ પણ વધારે ખૂબ વધારો થશે અને સ્થાનિક ગુજરાતના લોકોને રોજગારીમાં પણ વધારો થશે। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी वडोदरा की ये यूनिवर्सिटी देश विदेश में मशहूर है और हमेशा ही अपनी शिक्षा पद्धति के लिए जानी जाती है। और एमएस यूनिवर्सिटी की शिक्षा पद्धति को ध्यान में रखते हुए ही यूजीसी ने एनईपी यानी कि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमएस यूनिवर्सिटी पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। मातृभाषा में जो पाठ्य पुस्तक है उसे कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी एमएस यूनिवर्सिटी को दी गई है। 10 यूनिवर्सिटी के वीसी को इसमें शामिल किया गया है। गुजराती संवर्धन कमेटी बनाई गई है जिसमें
मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकों को ट्रांसलेट किया जाएगा, पाठ्यपुस्तकों को रूपांतरित किया जाएगा, एमएस यूनिवर्सिटीज में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। एमएस यूनिवर्सिटी वैसे ही वडोदरा शहर की आन बान और शान मानी जाती है। वडोदरा के ज्यादातर लोग एमएस यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी की ये उपलब्धि आने वाले समय में और अच्छे छात्रों को मातृभाषा में तैयार करने में सहाय रूप होगी। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा के समय की इस यूनिवर्सिटी की जो देन है, जिसकी शाख ना सिर्फ देश में विदेशों में भी उतनी ही मशहूर है। देश विदेश से यहाँ छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं और हमेशा ही एमएस यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है। यूजीसी के तहत जो नई शिक्षा पद्धति लागू होने जा रही है, उसमें मातृभाषा पर काफ़ी जोर दिया गया है और मातृभाषा के पाठ्यपुस्तक बनाने की जिम्मेदारी वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी को सरकार ने सौंपी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी के पीआरओ लकुलेश त्रिवेदी हमारे साथ है। सर, ये किस तरीके की जिम्मेदारी एमएस यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो केंद्र सरकार ने लागू की है, उसके तहत बेसिक जो है वो बेसिक के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि मातृभाषा में शिक्षण, जो उस पॉलिसी के तहत यह माना गया है, कहीं भी सारे रिसर्च के आधार पे ये पॉलिसी डिज़ाइन हुई है कि मातृभाषा में शिक्षण देने से बच्चा जो ग्रास्पिंग पावर है उसका बढ़ता है, वो अच्छी तरीके से शिक्षा ले सकता है, यह मानना है। तो इसके तहत ही यूजीसी ने पूरे भारतवर्ष में स्टेट वाइज ऐसे जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के लिए कोऑर्डिनेशन की एक कमेटी बनाई हुई थी, जिसको मातृभाषा संवर्धन समिति इस प्रकार से नाम दिया गया है। और गुजरात में गुजराती भाषा जो है, जो गुजराती लोगों की मातृभाषा है, इसके अंदर जो भी काम करना है, जो विषय इसके अंदर है, ताकि सारे पाठ्यक्रम को गुजराती में ट्रांसलेट किया जाए। जो रेफरेंस बुक्स वगैरह है उसमें से भी गुजराती में उसका अनुवाद हो। यह जो जिम्मेदारी है, ये गुजराती में करने की जो जिम्मेदारी है, वो एमएस यूनिवर्सिटी के सिर पे दी गई हुई है। सर, एमएस यूनिवर्सिटी किस तरह इस जिम्मेदारी को निभाएंगी? किस तरीके से प्लानिंग है? कौन सी कमेटी बनेगी? कौन कौन इस पर काम करेगा और किस तरह से काम करेगा? ऐसे देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। उसको देखते हुए ही यूजीसी ने भी रेकमेंड किया था और साथ में यूनिवर्सिटी, एमएस यूनिवर्सिटी एज ए नोडल यूनिवर्सिटी तरीके पे काम करेगी। उसके साथ गुजरात की 10 यूनिवर्सिटी और उनके वाइस चांसलर्स को भी साथ में जोड़ा गया है। एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव सर जी जो है, वो उनके नोडल ऑफिसर रहेंगे। उनके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से कुल 10 यूनिवर्सिटी है अलग अलग। उनके वाइस चांसलर्स की एक कमेटी फॉर्म होगी। ये कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है। इनकी मीटिंग होने के बाद अलग अलग विषयों पे हर एक को टास्क दिया जाएगा। जैसे कहीं पे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, ये सभी प्रकार के कोर्सेज़ जो है, सिलेबस है या उसके जो कोर्सेज़ है, उसको गुजराती में डिज़ाइन करना, यह एक्टिविटी शुरू होगी। सर, क्या कोई टाइमलाइन दी गई है? क्योंकि नई शिक्षा पद्धति तो अब लागू की ही जा रही है। क्या कुछ ड्यूरेशन दिया गया है कि इतने वक्त में आपको ये कंप्लीट करके देना है काम? टाइम फ्रेम की जहाँ तक बात है, तो ऐसी कोई टाइम फ्रेम यूजीसी की ओर से तो दी नहीं गई है, परंतु हमारे जिनके लीडरशिप में ये कमेटी बनी हुई है, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर विजय कुमार श्रीवास्तव सर जी, उनका यह बहुत स्पष्ट मानना है, जैसे एमएस यूनि भी नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अग्रसर रही है। हर एक आयाम में जिस प्रकार से पहले ही हमने वह एनईपी को लागू किया है, वह देखते हुए ही यूजीसी ने हमको ये टास्क एक और असाइन किया है, ताकि यह जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। और हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर तक ये सब तैयार हो सके। आप कितना ज़रूरी मानते हैं मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाए जाने को? विद्यार्थी को हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये आवकार्य है, परंतु जो मातृभाषा है
जो मातृभाषा ही इसीलिए कहा जाता है कि जो दिल से निकलती है, जो दिल से निकलती है तो दिमाग में जल्द जाती है। ये एक सीधी सी बात है। तो मातृभाषा के शिक्षण से जो आज तक इसका जो मैं बेसिक इसका देखने जाए तो ऐसा है कि जहाँ पे आज तक हम कहीं ना कहीं रिसर्च के उस दौर में, जब पूरी दुनिया रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ रही है, तब हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार रिसर्च और इनोवेशन के लिए इतना सारा एक्सपेंडिचर कर रही है, स्पेंड कर रही है। तो उसमें ये मातृभाषा के शिक्षण से उसको, विद्यार्थी को हर एक पासा वो उसके दिल से लेके दिमाग तक पहुंचेगा। और उसकी वजह से मैं ये मान रहा हूँ कि भारत को, जो कल ही शायद हमारे वड़ा प्रधान जी ने कहा है कि नेक्स्ट उसमें हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा शायद हेल्प मिलेगी उसमें। मातृभाषा यानी माँ की भाषा, जो बच्चा बचपन से बोलता है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि गुजराती परिवारों में भी बच्चे हैं ना, गुजराती पढ़ना नहीं जानते हैं। बोलना थोड़ा बहुत ज़रूर जानते हैं, लेकिन गुजराती पढ़ना लिखना बच्चों को नहीं आता है। खासकर अगर मैं गुजरात की बात करूँ, देश भर में शायद यही हाल है कि अंग्रेज़ी माध्यम की स्कूल इतनी ज़्यादा हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में मातृभाषा कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। UGC की ओर से नई शिक्षा पद्धति के तहत ये एक बहुत उम्दा पहल की गई है और उसमें MS यूनिवर्सिटी को जोड़ा गया है, जो वडोदरा शहर के लिए गौरव की बात है। आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमेशा मातृभाषा सीखे, पढ़े और मातृभाषा में पढ़ लिख कर इस देश को आगे ले जाए। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक नगरी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी भी है। यहाँ धार्मिक परंपराओं को साल दर साल एक ही तरीके से निभाया जाता है। वडोदरा में महाराष्ट्रियन समाज सालों से बसता आया है और महाराष्ट्रियन समाज की परंपरा भी यहाँ सालों से कायम है। उन्हीं में से एक है खंडोबा भगवान का विवाह। खंडोबा मानसा देवी के साथ विवाह करते हैं और चंपा षष्ठी के दिन ये विवाह होता है, जिसके चलते खंडोबा मंदिर में भाविक भक्तों की भीड़ है। खंडोबा मंदिर सालों पुराना वडोदरा का ऐतिहासिक मंदिर और यहाँ सालों से महाराष्ट्रियन समाज के लोग खंडोबा भगवान की पूजा अर्चना करते आए हैं। बोलाई माता के मंदिर से भगवान की बारात निकलती है और मानसा देवी के साथ उनका विवाह होता है, जिसके लिए महाराष्ट्रियन समाज हर साल धार्मिक आयोजन करता है। चंपा षष्ठी महोत्सव पर हर साल भगवान खंडोबा की शादी होती है और कल शाम यहाँ हल्दी की पारंपरिक विधि भी महाराष्ट्रियन समाज ने निभाई है। वडोदरा में गायकवाड़ परिवार द्वारा देवस्थान ट्रस्ट संचालित कई मंदिर है। उन्हीं में से एक मंदिर ये भी है खंडोबा मंदिर, जहाँ सालों से पारंपरिक रूप से भगवान खंडोबा की पूजा अर्चना होती आई है और शादी समारोह में भी गायकवाड़ परिवार हमेशा ही यहाँ शामिल होता है। चंपा षष्ठी महोत्सव पर हर बार भगवान खंडोबा के शादी समारोह में महाराष्ट्रियन समाज वडोदरा में जो भी बसता है उत्साह के साथ शामिल होता है। क्या इस महत्व क्या है इस पूरे दिवस का और खंडोबा के विवाह का महाराष्ट्रियन समाज के लिए? हाँ,
खंडोबा जी का विवाह होता है उसके दिन मतलब पहले जैसे अपन पीठी लगाते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, जैसे 7 दिन हमारे घर में शादी होती है तो जैसे अनेक विधियाँ करते हैं उसी टाइप खंडोबा जी के शादी के पहले ऐसी विधियाँ होती है। कल पीठी हुई, परसों अनेक पूजा अलग अलग सी हुई, आज उनकी शादी है महासा माता के साथ। खंडोबा जी एक तो महादेव जी का ही अवतार है, तो और पार्वती माता मतलब महासाई माता का अवतार है, तो उनकी शादी हुई है। और बानाई माता जो उनकी प्रेमिका थी ऐसे कहा जाता है, टिप्स होते थे वो चराने आती थी, वो एक्चुअली में पार्वती माता का ही रूप है। हाँ, तो उनसे शादी की इच्छा रखी थी पार्वती माता ने, तो ऐसे महादेव जी तो हाथ में आने वाले नहीं थे, तो उन्होंने ये रूप धारण किया। फिर महादेव जी उनके जो मतलब पूजा में बहुत प्रसन्न हो गए, फिर उनको उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और उनका असली रूप भी प्रकट किया। फिर उनकी मतलब प्रेम हो गया, फिर वो शादी करके लेके गए बानाई जी को भी, और महासा माता का भी आज मतलब उनसे विवाह हुआ था। वो दिन है चंपा षष्ठी। हम मराठियों में ये बहुत बड़ा मतलब हमारा कुल दैवत है ये। कोई भी मराठी ले लो आप, ऐसे नहीं कि भाई ये कास्ट का है वो कास्ट का है, ऐसा नहीं है। कोई भी मराठी ले लो, हमारा मूल कुल दैवत ये है। तो उनकी आज मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सब इच्छाएं हमारी पूरी होती है मल्हार जी के सामने। उनका एक जय जयकार होता है, यळकोट यळकोट जय मल्हार, यळकोट यळकोट जय मल्हार, सदानंदाचा यळकोट, सदानंदाचा यळकोट। ये मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र बोला जाता है, उनका जय जयकार होता है इसी से। आज यहाँ पे बहुत बड़ी शादी होने वाली, उनकी बहुत बड़ी बारात निकलेगी। इधर एक मंदिर है, वहाँ से वोलाई माता का, वहाँ से बारात आएगी और यहाँ पे शादी रहेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा मंडप सजाया हुआ है, रिसेप्शन की भी तैयारी है, सब कुछ मतलब अपनी सेम शादी जैसा ही सब माहौल होता है। वडोदरा में भगवान नरसिंह जी की शादी होती है। वडोदरा में हर एक भगवान की अलग अलग परंपरा, उसी परंपरा के साथ शादी होती है, और वैसे ही शिव पार्वती का स्वरूप खंडोबा भगवान और मानसा देवी की शादी भी होती है, और महाराष्ट्रियन समाज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और सुख समृद्धि की कामना करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे विराट प्रतिमा को निहार कर भव्यता का अनुभव किया। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी यानी कि सरदार पटेल के हृदय से विंध्याचल सतपुड़ा गिरिमाला के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। सरदार पटेल के जीवन पर आधारित फिल्म देखने के बाद उन्होंने नोटबुक में अपनी प्रतिभाओं को साझा करते हुए लिखा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे यहां आने का मौका मिला। सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे विराट प्रतिमा देश के युवाओं को प्रेरित और एकत्रित करने में सहायक होगी। युवाओं में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। गाइड जुबिन गमीरे द्वारा गवर्नर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानकारी दी गई। जिला विकास अधिकारी अंकित पन्नू और कलेक्टर गोपाल बामनिया द्वारा गवर्नर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। It's a fitting tribute of the nation to the great leader and inspiration that Sardar Patel was. Truly, the Iron Man of India contributed hugely to the unity of India, to the progress of India. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े।
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर कार्यालय काफी पुराना हो गया होने की वजह से नए कार्यालय का निर्माण किया गया है। सात 7,546 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ वडोदरा जिला, जिसके 12 तालुका है। ये जिला और तालुका के प्रशासन का जो भी कार्यभार है वो आज़ादी के समय से गायकवाड़ी शासन में बनी हुई कलेक्टर कार्यालय में संचालित है। रावपुरा कोठी कार्यालय में कलेक्टर कार्यालय है। सालों से कलेक्टर कार्यालय यहीं से चल रहा है और सारे दफ्तर, सारे सरकारी दफ्तर यहीं से चलाए जाते हैं। गायकवाड़ी शासन के जमाने का पुराना कलेक्टर कार्यालय आज भी वडोदरा शहर की शान को बयान करता है। गायकवाड़ी शासन के जमाने में बनी हुई ये इमारत आज भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के जमाने की याद दिलाती है। पुराना कलेक्टर कार्यालय सन 1920 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय में बनाया गया था और आज़ादी के बाद से इस इमारत को कलेक्टर कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से अब तक कलेक्टर कार्यालय इसी बिल्डिंग में चलाया जाता है, जिसमें प्रशासन से जुड़े सभी विभाग, SP कार्यालय, IG कार्यालय कार्यरत है और हजारों कर्मचारी यहां अलग अलग विभागों में अपनी ड्यूटी करते हैं। सन 1961 में वडोदरा के सिटी इलाके में रावपुरा कोठी कचेरी जिसे कहा जाता है, वहीं से कलेक्टर कार्यालय वहां बनाया गया था और आज भी सालों बाद, आज़ादी के 70 साल बाद भी कोठी कार्यालय से ही वडोदरा का कलेक्टर कार्यालय संचालित है। लेकिन अब वहां जो इमारत है वो खस्ता हाल हो चली है। बार बार वहां आग जैसी दुर्घटनाएं सामने आ रही है और इसीलिए पिछले कई सालों से नया कलेक्टर कार्यालय बनाने की कवायद चल रही थी। सन 2017 में उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर लोचन सेहरा ने उसकी अनुमति दिलवाई थी और 2018 में भूमि पूजन हुआ था और अब 2023 है, करीबन 5 साल बीतने को आए हैं। कलेक्टर कार्यालय करीब करीब बनकर तैयार है, जिसका लोकार्पण जल्द हो सकता है और जैसे ही इमारत बनकर तैयार होगी वैसे ही कलेक्टर कार्यालय को यहाँ ओल्ड पात्रा रोड पर वैक्सीन ग्राउंड के पास जो बड़ी सी जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे खूबसूरत कलेक्टर कार्यालय बनकर तैयार है, जो यहाँ भी ऐतिहासिक और रजवाड़ी स्टाइल से ही बनाने की कोशिश की गई है ताकि वडोदरा शहर की पहचान कायम रह सके। वडोदरा शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की देन है और उन्हीं कार्यालयों में आज तक कलेक्टर कार्यालय समेत अन्य सरकारी कार्यालय चलते आए हैं। लेकिन अब ये नया कलेक्टर कार्यालय वैक्सीन ग्राउंड निकट बनाया गया है जो बेहद खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा भी है और जल्द ही कलेक्टर कार्यालय के सारे दफ्तर यहाँ स्थानांतरित किए जा सकते हैं। वडोदरा के नए कलेक्टर कार्यालय में फिलहाल काम चल रहा है, निर्माणाधीन है इमारत और जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सकती है। हर अलग अलग तरीके के कमरे बनाए गए हैं, आधुनिक सुविधाओं से इसे सज्ज करने की कोशिश हो रही है ताकि वडोदरा शहर को नए, आधुनिक और वडोदरा शहर की पहचान को कायम रखने वाले एक नए कलेक्टर कार्यालय की भेंट मिल सके।
वडोदरा में हाल ही में गुजरात का सबसे लंबा फ्लाईओवर अटल ब्रिज बनाया गया है और अटल ब्रिज के नीचे वैक्सीन ग्राउंड के पास कलेक्टर कार्यालय बनकर तैयार है। अटल ब्रिज से इसकी खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है और पुराना जो कलेक्टर कार्यालय था वहाँ पार्किंग की काफ़ी दिक्कत थी, वहाँ बड़े वाहन और छोटे वाहन पार्क करने में समस्या आती थी। ऐसे में नया कलेक्टर कार्यालय जो बनाया गया है वहाँ पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है। सुंदर कलेक्टर कार्यालय बनकर तैयार है, काम जोरों शोरों से चल रहा है। आशा करते हैं जल्द से जल्द वडोदरा शहर को नया कलेक्टर कार्यालय मिल सके ताकि पुराने कलेक्टर कार्यालय में जो समस्याएं आ रही है वहां से निकलकर सरकारी अधिकारियों को भी काम करने में सहूलियत हो सके। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकप्रिय आदिवासी नेता चैतर वसावा के रिमांड कोर्ट ने नामंजूर किए हैं, जिस पर उनके वकील गोपाल इटालिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरातना आदिवासी समाजना हीरो तरीके जेवो उभरी आव्या छे અને समस्त आदिवासी समाजे जेमने 1 लाख करता पण વધુ મત સાથે ધારાસભ્ય બનાવ્યા છે એવા માનની શ્રી ચૈતરભાઈ વસાવાની વિરુદ્ધમાં રાજકીય ષડયંત્ર કરી એમને રોકવા માટે સમાજમાં એમની બદનામી થાય એવા ખરાબ ઇરાદાથી એક ખોટી એફઆઈઆર એમના સામે કરવામાં આવી। આ એફઆઈઆર ના કામે માનની ધારાસભ્ય ચૈતરભાઈએ સામે ચાલીને ડેડિયાપાડા પોલીસ સમક્ષ હાજર થયા હતા 4 દિવસ પહેલા। પોલીસે એમને પકડીને પહેલા તો 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરેલી અને નામદાર કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલ સાંભળી અને માત્ર 3 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા। ત્યારબાદ ફરીથી કોર્ટ પોલીસે આજે એમના રિમાન્ડ માંગ્યા 10 દિવસ, પરંતુ આજે નામદાર કોર્ટે 10 દિવસના રિમાન્ડની નામંજૂરી કરી છે। આ આખી ઘટનામાં ચૈતરભાઈ વસાવા જે રીતે આદિવાસી વિસ્તારોમાં જે નકલી કચેરીઓના રાફડા ફાટી નીકળ્યા છે, આદિવાસી સમાજના વિકાસ માટે જે પૈસા સરકારમાંથી આવે છે એ પૈસા નકલી કચેરીના માધ્યમથી ખવાઈ જાય છે, એની સામે એક બહુ મોટો અવાજ ઉઠાયો। છોટાઉદેપુરમાં ચૈતરભાઈએ નકલી કચેરી ખુલ્લી પાડી અને છાપે ચડ્યું અને સત્તા પક્ષના લોકોને નીચા જોયું થયું અને ત્યાર પછી ચૈતરભાઈને જે રીતે સમાચાર મળ્યા કે આવી બીજી 100 કરતા પણ વધુ નકલી કચેરીઓ, ગોબાજાળીઓ, કૌભાંડો આદિવાસી વિસ્તારમાં ચાલે છે, તો એની સામે પૂરી તાકાતથી એણે અભિયાન ઉઠાવવાનું ચાલુ કર્યું। આદિવાસી વિસ્તારોમાં તમામ નકલી કચેરીઓની જે ભ્રષ્ટાચારની ગેરરીતિ છે એ ખુલ્લી ના પડી જાય એટલા માટે ચૈતરભાઈને ફસાવી દેવા, ખોટી રીતે એમને જેલમાં પૂરી દેવા, આ આખું ષડયંત્ર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે। गुजरात के सिद्धपुर के बेलिया गांव में अयोध्या से आए अक्षत कलश का धूमधाम से स्वागत किया गया। अयोध्या में निर्माण हो रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा, जिसके चलते समग्र देश के लोगों से जनसंपर्क करने, समग्र देश के लोगों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से देश के हर कोने में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते गुजरात के सिद्धपुर के बेलिया गांव में अयोध्या से आए अक्षत कलश का धूमधाम से स्वागत किया गया। इस मौके पर अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो राम जी मंदिर पर पूर्ण हुई। इस मौके पर सिद्धपुर तालुका के 56 गांवों से आए कार्यकर्ताओं को अक्षत कलश अर्पण किए गए। इन अक्षत को राम मंदिर की फोटो और प्रतीक के साथ गांव के प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में विविध संस्थाओं के लोग सिद्धपुर तालुका के 56 गांव की ग्रामीण और धर्म प्रेमी बड़ी संख्या में जुड़े। आ कार्यक्रम समग्र देश में भारत देश की पवित्र भूमि अयोध्या थी श्री राम मंदिर थी जे अक्षत कलश पूजन थईने आव्या ए आखा देश में ये अक्षत कलशनु वितरण समग्र हिंदू परिवारोना छेवाड़ाना घर सुधी थवानुं छे। तेमां सिद्धपुर तालुकाना पण 56 गामोमां 56 गाममां अक्षत कलशना वितरण અને પૂજનનો કાર્યક્રમ આજે બિલિયા શ્રી રામજી મંદિર મુકામે યોજાયો।
गुजरात के वडोदरा के वाघोडिया में स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 67वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वडोदरा के वाघोडिया में स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 67वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन किया गया। 5 दिन तक चलने वाली अंडर 17 बैडमिंटन स्पर्धा में विभिन्न राज्यों की 34 टीमें और 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऐसे कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर सांसद रंजन बेन भट्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात सेक्रेटरी ऋषि भट्ट, वडोदरा स्पोर्ट्स अधिकारी कृष्णा पांड्या सहित अग्रणी उपस्थित रहे। अग्रणियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मौके पर खिलाड़ियों द्वारा परेड की गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा 67th नेशनल स्कूल गेम बैडमिंटन अंडर 17 का आयोजन किया गया है। वेन्यू जो है वाघोडिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वडोदरा में है और यहाँ पे टोटल 339 प्लेयर्स ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है और कोचिज मैनेजर के साथ मिला के अराउंड 500 के आसपास की टोटल संख्या है। गुजरात में आगे भी बहुत सारी नेशनल गेम का आयोजन किया गया था और हमारा प्रयत्न यही रहता है कि सारे खिलाड़ी और सारे मैनेजर को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करें और वो यहाँ से अच्छी अपनी इंप्रेशन लेके जाए, उसके लिए हम प्रयत्नशील है और टोटल 34 स्टेट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के बच्चों को जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देते हैं और आज संस्कारी नगरी वडोदरा में करीब 34-35 टीम आज खेलने जा रही है बैडमिंटन और ये नेशनल स्पोर्ट्स का आज आयोजन किया गया है वडोदरा खाते गुजरात की ओर से। वडोदरा में होने जा रहा है। करीब 7 स्टेट से ये हमारे बच्चे आए हुए हैं। सभी को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और आइए हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ के हमारा जीवन में भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाए, ऐसी सबको शुभकामना। गुजरात के वडोदरा के पुलिस मुख्यालय ग्राउंड पर बिन हथियारी लोक रक्षक बैच नंबर 8 के जवानों का पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के पुलिस मुख्यालय में प्रशिक्षण ले रहे 271 बिन हथियारी लोक रक्षक बैच नंबर 8 के जवानों का पुलिस मुख्यालय के ग्राउंड पर पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया। ये जवान पिछले 8 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे। इन जवानों ने शहर में अलग अलग जगह पर ड्यूटी निभाई थी। इस दीक्षांत समारोह में शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी, रिटायर्ड ऑफिसर और जवानों के परिवार के सदस्य भी इस मौके पर उपस्थित रहे। इस मौके पर ट्रेनिंग के दौरान अच्छी कार्यवाही करने वाले जवानों को पुलिस कमिश्नर द्वारा अवार्ड वितरित किए गए। लोक रक्षक की 8वीं बैच की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 271 जवान आज विधिवत रूप से तालीम अपनी पूर्ण करके बड़ौदा शहर पुलिस में जुड़ाने के लिए परेड ग्राउंड से बाहर पासिंग आउट परेड के माध्यम से आए और पिछले 8 महीनों में इनको हर तरह की तालीम दी गई, जिसमें सारे जो कायदा कानूनों की इनकी शिक्षा दी गई। उसके अलावा आउटडोर एक्टिविटी जितनी भी होती है कि फायरिंग एक्टिविटीज से, मॉब कंट्रोल से, वीआईपी मूवमेंट से और उसके अलावा जो भी ट्रैकिंग वगैरह, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग जितने भी अगल बगल हम ले जा सकते तो उनको जो है जंगल ट्रेनिंग, जंगल विजिट्स वगैरह सब कुछ कराई गई और उसके बाद आज ये सब यहाँ से 8 महीना की सघन तालीम के बाद आज जब ये पुलिस डिपार्टमेंट में जुड़ने के लिए जा रहे हैं तो आज इस शुभ अवसर पे सभी को शुभेच्छा दी गई जो है और उनके पेरेंट्स, वाली और उसके अलावा उनके दोस्त मित्र भी यहाँ पे हाजिर थे। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस।
युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर के आत्मीय धाम स्वामीनारायण मंदिर में शाकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर के स्वामीनारायण मंदिर में शाकोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भगवान स्वामीनारायण द्वारा वर्ष 1820 में लोया गांव में भव्य शाकोत्सव का आयोजन किया गया था। 1200 किलो बैंगन और 360 किलोग्राम देसी घी से प्रभु ने खुद रसोई बनाई थी, जिसकी याद में स्वामीनारायण परंपरा के संतों भक्तों द्वारा समय समय पर शाकोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सत्संग और महाप्रसाद के मौके पर परम पूज्य प्रेम स्वरूप दास नंद स्वामी, विधायक योगेश पटेल, विधायक केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, पूर्व विपक्षी नेता चिराग झवेरी और बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। गुजरात के वडोदरा के एम्फी थिएटर में सोकलिन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के एम्फी थिएटर में सोकलिन द्वारा पर्यावरण को संजोने, पर्यावरण जागृति के लिए ड्राइंग कंपटीशन, टेरेस गार्डन और सॉलिड वेस्ट में से बेस्ट चीजें बनाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को 4 कैटेगरी में बांटा गया, जिसके चलते प्राइमरी से लेकर कॉलेज के छात्रा और स्पेशल बच्चे भी इस कार्यक्रम में भाग ले सके। हमारा टेरेस गार्डन का मॉडल है। हमने सोचा है कि लैंड अभी ज़्यादा मिलता नहीं है, तो फिर हम लोग रूफटॉप पे गार्डन बनाएंगे, क्योंकि रूफटॉप पे गार्डन बनाना लोगों के लिए बेटर भी होता है और वहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए भी बेटर होता है। यहाँ हम लोग हमारा टेरेस गार्डन यानी घर के ऊपर की जो छत में हमने एक गार्डन बनाया है, उसका एक मॉडल लेके आए हैं। उसमें हमने काफ़ी सारी नई नई और इनोवेटिव चीज़ें रखी है, जैसे कि मॉस वॉल, फिर कंपोस्ट मशीन्स, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जो सभी लोग अपने घर में उपयोग कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आगे जाके इसी मॉडल को हर घर में इंस्टॉल करें। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के बारे में जागृति लाना और पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके ये जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में वडोदरा शहर के विभिन्न स्कूलों से आए लगभग 450 बच्चों ने भाग लिया और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई। ये ड्राइंग कंपटीशन में नॉर्मल के साथ स्पेशल भी अलग से कैटेगरी दी है और वो स्पेशल बच्चे भी बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी बच्चों को बहुत मजा आ रही है। पर्यावरण के विषय पे ड्राइंग करना है ताकि वो लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए एक संदेशा दे सके।
दूसरा है हमारा मॉडल गार्डन मेकिंग, वो भी है कि हम बच्चे पर्यावरण के प्रति प्रेम जागरूक करें। उसके लिए वो बगीचा कैसा होना चाहिए, किस किस प्रकार के होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो पर्यावरण के लिए उपयोगी हो, तो ऐसे बगीचे के मॉडल यहाँ बनाने हैं। और तीसरी एक स्पर्धा है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कचरा हो समझ के हम चीज़ें फेंक देते हैं और ये पर्यावरण को नुकसान करता है और फिर अंत में हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। आजकल हम इतने जागरूक हो गए कि हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, क्लीन रहे, ग्रीन रहे। तो उसके ये जो चीज़ें हैं जो हम फेंकना चाहते हैं उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, वो हम रिसोर्स की तरह यूज़ करके उसमें से कुछ नई चीज़ें, काम की चीज़ें बना के हम उसका इस्तेमाल करें ताकि हम पर्यावरण में कम से कम कचरा डालें। गुजरात के झगड़िया तालुका के बलेश्वर गांव में पवन क्रिकेट ग्राउंड पर समस्त वसावा समाज स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। झगड़िया तालुका के बलेश्वर गांव में पवन क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार समस्त वसावा समाज स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। नए युग के साथ बसवा समाज के लोग राजकीय सामाजिक अग्रणी ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर, वकील, खिलाड़ियों सहित तमाम क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज में चली आ रही कुरीतियों, नशे की आदत से मुक्ति और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और बटे हुए समाज को संगठित कर देश के विकास में सहयोग करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकारी प्रमुख चंद्रकांत वसावा, सांसद मनसुख नांदोद की विधायक डॉक्टर दर्शन देशमुख, पूर्व विधायक महेश वसावा और बड़ी संख्या में समाज के अग्रणी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विभिन्न पदों पर कार्यरत समाज का नाम रोशन करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया गया। गुजरात कारोबारी प्रमुख मित्रों, आज समस्त वसावा समाज स्वाभिमान सभाનું एक आयोजन થયું હતું। એનો ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે આદિવાસી સમાજના જે કુરિવાજો છે તેમજ શિક્ષણ આગળ વધે, શિક્ષણ છોકરાઓ લે અને શિક્ષણ થકી લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરે તેમજ સંગઠિત થઈ અને એક શક્તિ બને, દેશના વિકાસમાં પણ એ શક્તિ કામ લાગે એવો ઉદ્દેશથી અમે ચાલુ કરેલું। એમાં અલગ અલગ ગામોમાં અમે મીટિંગ કરેલી, દરેક જિલ્લામાં મીટિંગ કરી, દરેક જિલ્લામાં ફર્યા પછી અલગ અલગ આપણે સમાજના આગેવાનોને મળ્યા, સમાજના અમારા જે રાજકીય આગેવાનોને પણ મળ્યા, તાલુકા લેવલે, જિલ્લા લેવલે બધા આગેવાનો અમને સારો સહકાર આપ્યો અને સમાજને સંગઠિત અને શિક્ષિત બનાવવા માટેના જે પ્રયાસો હતા એ કર્યા છે। એમાં અમારો જે શિક્ષિત વર્ગ છે 1% એ લોકોએ પણ આવનાર સમયમાં સમાજમાં સારા સેમિનારો કરીશું। સમાજને હું એ સંદેશ આપવા માંગુ છું કે વસાવા સમાજનો પ્રોગ્રામ છે, આપણે બધા વસાવા જ છે તો વસાવા લોકોને સાથ આપવાની જરૂર આપણી બધાની જ છે। એટલે વસાવા લોકોને હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈને પણ કોઈ ઘટના બની હોય અને સહન શક્તિ કરવા માટે બધું વસાવા સમાજ ભેગું થઈ અને સાથ સહકાર આપે, એ જ મારી અપીલ છે વસાવા સમાજને। एमपी के मंदसौर जिले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल 6 केंद्रों पर पीएससी परीक्षा आयोजित की गई। एमपी के मंदसौर जिले में रविवार को मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा कुल 6 केंद्रों पर पीएससी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा हेतु 1400 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जबकि जिले में इस परीक्षा हेतु 400 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम केंद्रों पर किए गए। पूरे स्टेट में ही पीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है और लगभग 1400 से अधिक परीक्षार्थी जो है वो भी एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। 400 के ऊपर ऐसे जो अनुपस्थित हैं और सभी जगह शांति से चल रहा है, ऐसा कोई विषय नहीं है और पूरा प्रशासन की टीम इसको वॉच रखे हुए है और सभी जगह अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। यूपी के उन्नाव में नर सेवा नारायण सेवा हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते विशाल यात्रा आयोजित करने तैयारियां की जा रही हैं। यूपी के उन्नाव में नर सेवा नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। विशाल यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते यात्रा के संस्थापक विमल द्विवेदी के आवास पर बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अलग अलग वार्ड में जनसंपर्क कर यात्रा में सम्मिलित होने हेतु लोगों को आमंत्रित करने का आग्रह किया गया। वहीं होर्डिंग, बैनर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सर्व समाज को आमंत्रित किया गया। यात्रा रामलीला मैदान से 12 बजे प्रारंभ होगी। आगामी 25 दिसंबर को विशाल तुलसी यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं।
और हम सब आम जनमानस व विशेष रूप से मैं हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं, जो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस नहीं तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं और इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। और जो स्कूल 25 या 24 दिसंबर को क्रिसमस उत्सव मनाते हैं उसका बहिष्कार कर तुलसी पूजन दिवस के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें और अपने परिवार के साथ आगामी 25 दिसंबर को रामलीला मैदान से निकलने वाली तुलसी पूजन दिवस यात्रा में सम्मिलित हों और यात्रा को भव्यता व दिव्यता प्रदान करें, जिसमें 51,000 तुलसी के निःशुल्क पौधों का वितरण होने जा रहा है। आम जनमानस और हिंदू समाज से मैं आग्रह करूंगा कि तुलसी का पौधा प्राप्त कर अपने घरों में स्थापित करें व उसका पूजन कर पुण्य के भागीदार बने। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।